जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया गया था पूरा इंट्रोडक्शन सिलेबस का, तो आज से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन समझते हैं, उसके बाद चार्ज की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कुछ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी वस्तु का मूल गुण होता है, फंडामेंटल क्वालिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी वस्तु का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि वो पहले से उसमें रहे, किसी दूसरे के इफेक्ट से न जनरेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो मास होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का मूल गुण होता है, पहले से उसमें विद्यमान होता है, उसके कारण दूसरी प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है। वैसे चार्ज होता है, चार्ज किसी भी वस्तु में पहले से ही विद्यमान होता है, इसके कारण अलग अलग इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। जैसे द्रव्यमान के कारण जो इफेक्ट उत्पन्न होता है वो होता है वस्तु का भारीपन या हल्का होना। वैसे चार्ज की वजह से जो प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है वो होती है वैद्युत की प्रॉपर्टी, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना, या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, या दोनों उत्पन्न होना। दूसरा फिजिक्स में क्या होता है कि कोई भी गुण किसी प्रकार का अगर फील्ड उत्पन्न करता है तो वो फील्ड जो उत्पन्न होता है सदैव उसी कारण पर ही अपना असर दिखाता है जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का काम क्या होता है, किसी भी वस्तु के पास अगर द्रव्यमान होगा, कोई बॉडी है उसके पास मास है, तो उसके चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है, गुरुत्वीय क्षेत्र बन जाता है उसका। उसकी वजह से वो किसी दूसरे द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ये मान लेते हैं अर्थ है, पृथ्वी है, उसका कुछ मास है, इसके चारों तरफ इसका गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया। अब अगर इतनी रेंज में कोई दूसरी वस्तु आएगी जिसके पास द्रव्यमान होगा, दूसरी कोई बॉडी है इसके पास द्रव्यमान है, तो इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है चूंकि द्रव्यमान की वजह से ही उत्पन्न हुआ है, तो इस द्रव्यमान पर वो बल लगाता है। इसी को बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। सेम इसी तरीके से अगर कोई चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है चारों तरफ। तो अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण आवेश है, तो अगर इतने रेंज में कोई दूसरा आवेशित कण आएगा तो इसका असर उस पर नजर आएगा। तो इस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन बता सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह मूल गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, या जिसके द्वारा विद्युत और चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जाता है। मीन्स अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पहले से कोई चार्ज पार्टिकल था, उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र आया, तो अब इसके इफेक्ट को हमको जानना है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है कैसे नहीं है। तो उसके लिए हमको दूसरे चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे तो उस पर फोर्स लगाएगा, तब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। और अकेला चार्ज है, केवल वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ऐसे देख के हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। तो ये हो जाती है डिफिनीशन इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब आते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, कैसे चार्ज आया, कैसे नाम दिया गया, क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में जो बताया था वो लगभग आज से 2600 वर्ष पूर्व, लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक फिलोसफर थे एक थेल्स, यूनानी प्रसिद्ध दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या देखा कि अंबर नामक पदार्थ को यदि ऊन से रगड़ दिया जाए तो देखा क्या कि जो पदार्थ था उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके कारण वो हल्के, जैसे कागज का कोई टुकड़ा हो गया या खरपतवार टाइप का कुछ हो गया, उसको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसमें। किसको देखा था? अंबर नामक पदार्थ को किस पर रगड़ा था? ऊन पर। और रगड़ने के बाद देखा था इसके पास एक ऐसा गुण आ गया था जो हल्की वस्तु जैसे कागज का कोई टुकड़ा ले लिया जाए छोटा सा, इसको आकर्षित करने का गुण आ गया इसके अंदर।
तो चूंकि ये फिलोसफर थे, कोई साइंटिस्ट तो थे नहीं, तो इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसी पे बात इनकी रुक गई, ज़्यादा अध्ययन इसका नहीं किया गया। फिर आगे सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर गिलबर्ट। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने देखा थेल्स के प्रयोग को और आगे करके कि थेल्स ने केवल अंबर और ऊन को रगड़ने पर देखा था कि अंबर का से गुण आ जा रहा है आकर्षित करने की। इन्होंने देखा कि ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जिनको आपस में रगड़ने के बाद उनके पास एक गुण आ गया कि वो हल्की चीज़ों को आकर्षित कर ले रहे हैं अपनी ओर। जैसे कांच की छड़ हो गई, कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े रगड़ दिया जाए, रेशम के कपड़े से रगड़ दिया जाए, तो कांच के छड़ में भी यही गुण आ जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। या आबनूस की छड़ ले लिया जाए, आबनूस की छड़ ले लिया जाए और इसको बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर, बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर इसमें भी वही प्रॉपर्टी आ जा रही है। अब इसका रीजन कुछ पता नहीं था कि ऐसा किस लिए हो रहा है। घर्षण की वजह से एक प्रॉपर्टी आ जा रही है जिसकी वजह से उसमें आकर्षण का गुण आ जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर दे रहा है। ये भी बात यहीं की यहीं रुकी हुई थी, लेकिन इसका अध्ययन जारी रखा और 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के साइंटिस्ट थे ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या बताया कि अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं में जो गुण उत्पन्न होता है उसको आवेश बोलते हैं। इसके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और अच्छे तरीके से उन्होंने करके देखा कि ये मान लेते हैं कांच की छड़ थी कोई, ये कांच की छड़ थी, ये भी कांच की छड़ थी, इसको रेशम के कपड़े पर इसको भी रगड़ा गया और इसको भी रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया, दोनों को। उसके बाद क्या किया गया कि ये वाली कांच की छड़ को यहाँ लाया गया, कांच की छड़ को, और इस वाली रगड़ने के बाद इस वाली कांच की छड़ को भी इसके पास लाया गया। तो क्या देखा गया कि इनके बीच प्रतिकर्षण होने लगा, ये दोनों क्षण एक दूसरे को दूर ढकेलने लगे। और दूसरा एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ा और उसके बाद और यहाँ पर रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़े हुए थे पहले। उसके बाद जब आप कांच की, ये भी कांच था, ये भी कांच था और ये भी कांच है और ये आबनूस की छड़ है, जब इनको पास पास लाया गया तो देखा क्या गया, दोनों में आकर्षण हो रहा है। यहाँ पर जब दोनों कांच की छड़ को पास पास लाया गया था तो प्रतिकर्षण हो रहा था, और यहाँ पर जब कांच की छड़ और आबनूस की छड़ को जब पास पास लाया गया तो उनके बीच आकर्षण होने लगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में एक तर्क बताया कि दोनों वस्तुओं में जो गुण उत्पन्न हो रहा है उसको हम बोलते हैं आवेश, और इस घटना की वजह से जो आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है इसको बोलते हैं विद्युतमय होना, इलेक्ट्रीफाइड होना। मीन्स बताया गया कि अगर दो वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है तो वो विद्युतमय हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, और जो गुण उत्पन्न होता है जिसकी वजह से उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रभाव उत्पन्न होता है दूसरे पर, उसको आवेश बोलते हैं। यहाँ के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इन दोनों पर जो चार्ज का नेचर है, इन दोनों पर जो चार्ज का नेचर है वो सेम नहीं है। इनका कांच का सेम होगा लेकिन कांच आबनूस का सेम नहीं है, क्योंकि इन पर जो फोर्स है वो अलग नेचर का लग रहा है। तो उसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो नाम दिए चार्ज को, एक को बोला धनावेश, एक को ऋणावेश। इनसे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ चार्ज को धनावेश और ऋणावेश नाम किसने दिया, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, तो वो नाम होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन इसके बारे में कोई फैक्चुअल लॉजिक नहीं था कि ये धनावेश क्यों बोलते हैं, ऋणावेश क्यों बोलते हैं। बस एक को बोल दिया कि कांच पे बोल दिया कि धनावेश है, तो आपने उसकी छड़ पे बोल दिया कि ऋणावेश है। तो इससे एक चीज नेचर निकल के आया कि अगर सेम नेचर का चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अलग अलग नेचर का चार्ज होगा तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा।
इसे एक चीज़ निकल के आया। आगे और भी स्टडीज होती रही, जब लगभग 1900 के दशक में या 1897 में जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक की खोज सब हो गई थी, जिसमें थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, इनकी मदद से आवेश का एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत उत्पन्न हुआ। आवेश उत्पन्न होने के एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया और वही आज तक वैलिड है अभी तक। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आया जो कि सर्वमान्य है। इसके आधार पर क्या होता है कि कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के भीतर जो धनावेशित भाग होता है उसको नाभिक बोलते हैं और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण माने जाते हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं। ये मान लेते हैं कोई परमाणु है, इसके भीतर ये नाभिक है। अच्छा, सामान्यतः ये भी देखा गया है कि नाभिक के भीतर जितना प्रोटॉन होता है और उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। नाभिक के भीतर जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज से कोई मतलब नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो मान लेते हैं कोई नाभिक है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन हैं, 5 प्रोटॉन, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में बाहर चक्कर लगा रहे होंगे। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना चार्ज प्रोटॉन पर होता है। नेचर अपोजिट होता है, इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव पूरे एटम का अगर चार्ज पूछे नॉर्मल कंडीशन में तो वो न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। अच्छा, 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश, नाम दे दिया था। और लगभग 1785 ईस्वी में कूलाम बाबा आ गए थे। इनके नियम के बारे में आगे डिस्कशन होगा, अभी समझो केवल थोड़ा सा। तो कूलाम ने ये बताया था कि किन्हीं भी दो इनके सबके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया था कि आवेशों के बीच आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, लेकिन उसका परिमाण कितना है, कितना लग रहा है, इसके बारे में कूलाम ने बताया था 1785 ईस्वी में। तो कूलाम ने बताया कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। मीन्स जितना ज़्यादा पावरफुल, जितना ज़्यादा आवेश होगा उनके पास, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर नाभिक ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ का प्लस जो है यहाँ के निगेटिव को बांध के रखा हुआ है, आकर्षण बल लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन सारे नाभिक से बंधे हुए हैं। अच्छा, नाभिक के भीतर हम 11th में ही पहले पढ़ चुके हैं, एक मूल बल होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल का काम क्या होता है, नाभिक के भीतर जो भी न्यूक्लियन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनको आपस में बांध के रखना। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांध के रखता है। अब अगर हमको चार्ज इस एटम पे जनरेट करना है तो ये जो प्लस और माइनस का नंबर है इसमें कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा, सेम नहीं रखना पड़ेगा। सेम रखेंगे तब चार्ज कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। तो उसके लिए कर क्या सकते हैं हम, अब भाई यहाँ से अगर हम कहीं से एनर्जी दें इसको इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर प्रोटॉन हमको बाहर निकालना होगा तो हमको इसके न्यूक्लियर फोर्स के अपोजिट में काम करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर फोर्स और इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, इसकी तुलना में बहुत अधिक होता है। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, लेकिन इस प्रोटॉन को निकालना बाहर आसान। इसलिए आवेश का जो उत्पत्ति हुआ, आवेश का जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया गया कि इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज किया जाता है। किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लाके इसमें डाल दो या इसका इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी देके बाहर निकाल दो, तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को मिला के न्यूट्रल था। अब किसी तरीके से यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई, अब यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब प्रोटॉन में कोई चीज़ नहीं हुआ, 5 प्रोटॉन बचा है, इलेक्ट्रॉन 3 बचा है। अब 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को बैलेंस करेगा, 2 प्रोटॉन फिर भी हमारा एक्स्ट्रा है। और प्रोटॉन पे हमको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि परमाणु धनावेशित हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या बोलेंगे,
अगर मान लेते हैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन था, बाहर से कहीं हमने 1 इलेक्ट्रॉन और ला के रख दिया, अब 5 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, और इलेक्ट्रॉन को हमको पता है कि ऋणावेशित कण होता है, तो इसका मतलब माइनस इसके पास ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि अगर किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई है, और अगर किसी वस्तु पर निगेटिव चार्ज आया तो इसका मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये था हमारा आज का चार्ज का इंट्रोडक्शन। आगे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।